हेलो ऑल। आज का हमारा विषय है हेल्थ साइकोलॉजी का स्कोप, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का क्षेत्र। यदि हम बात करें स्वास्थ्य मनोविज्ञान की, तो बेसिकली स्वास्थ्य मनोविज्ञान के उस योगदान को कहा जाता है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया जा रहा है। और ये कंपैरेटिवली एक नया डेवलपमेंट है, एक नया क्षेत्र है। मैट्रेजो ने स्वास्थ्य मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान विषय में विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा पेशेवर प्रकार के योगदानों का योग है, जिससे स्वास्थ्य में बढ़ोतरी की जा सकती है, इसे कायम रखा जा सकता है, बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार किया जा सकता है, स्वास्थ्य बीमारियों तथा संबंधित कुप्रकार के कारणात्मक व निदानात्मक सहसंबंधों को पहचाना जा सकता है और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, स्वास्थ्य नीति का निर्माण व विश्लेषण व सुधार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य मनोविज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसके मनोवैज्ञानिक ये स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल्स क्यों बीमार होते हैं, और जब वो बीमार होते हैं तो वो किस तरीके के रिस्पॉन्सेज शो करते हैं, वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और इस पर कौन कौन से वेरिएबल्स प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक डिफरेंट इंटरवेंशन स्टडीज, ट्रीटमेंट के तरीके और ऐसे मेथड्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति को बीमार होने से बचाया जा सके। साथ ही स्वास्थ्य मनोविज्ञान जो है वो पॉलिसी निर्माण में, जो स्वास्थ्य नीतियां होते हैं उनके निर्माण में भी मदद करते हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। और बेसिकली एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जब हम व्यक्ति के स्वास्थ्य और बीमारी की बात कर रहे होते हैं तो उस पर केवल बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही प्रभाव नहीं डालते, बल्कि साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स भी बराबर का प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए जो हेल्थ साइकोलॉजी का दायरा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को इन सारे वेरिएबल्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और ये किस तरीके से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इनको इंटरवीन किया जा सकता है, ये सब भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान को देखना होता है। तो इसका जो सबसे पहला स्कोप हम ले सकते हैं वो है हेल्थ बिहेवियर, यानी कि स्वास्थ्य व्यवहार। इसके अंदर दो व्यवहार आ जाते हैं। पहला है हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर, यानी कि स्वास्थ्य वर्धक बिहेवियर, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला व्यवहार। तो बेसिकली जो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों का फोकस होता है वो ये होता है कि किस तरीके से अधिक लोगों को बताया जाए कि वो अपनी हेल्थ और वेलबींग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हेल्दी वेलबींग रख सकते हैं। तो मेन जो फोकस है वो ये रहता है कि हेल्थ बिहेवियर को मेंटेन करना, अटेन करना, और यदि व्यक्ति बीमार हो गया है तो कैसे वापस अच्छी हेल्थ को पाया जा सके। बेसिकली क्या है, आज के समय में कई तरीके की इलनेस देखने में आती है। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बदल गया है, और यदि इन पर कंट्रोल करना है, इनको यदि रेगुलेट करना है तो स्वास्थ्यवर्धक बिहेवियर के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार के एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, एक्सरसाइज है, या अच्छा भोजन खाना है, बैलेंस्ड डाइट खाना है, या टीकाकरण प्रोग्राम है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि यदि अपनाई जाए तो हम अपने व्यवहार, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो ऐसे सारे बिहेवियर के बारे में गाइड करने का काम जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी करता है। इसके बाद जो दूसरा एरिया आ जाता है वो है हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, यानी कि स्वास्थ्य ह्रासकारी व्यवहार।
जहाँ पर हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वहीं पर बराबर का हमें ये भी पता होना ज़रूरी है कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जो हम अपने व्यवहार में ला रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा परिणाम पड़ सकता है। जैसे ये ऐसे व्यवहार होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर डालते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं ये सोशल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे आपकी लंबे समय तक रहने वाली स्ट्रेस है, या जैसे हम सोशल फैक्टर्स में कहें शराब या नशीली जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना हो गया, या स्मोकिंग हो गया। ये सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आमतौर पर ये जो व्यवहार होते हैं इनकी आदत पड़ी हुई होती है और इनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग करना और प्रैक्टिस अनसेफ सेक्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसके बारे में भी इंडिविजुअल्स को अवेयर करना और कैसे इन बिहेवियर्स को कंट्रोल किया जा सके, इनको गाइड करने का काम हेल्थ साइकोलॉजी करता है। दूसरा जो मेजर स्कोप आता है वो है स्ट्रेस एंड कोपिंग। स्ट्रेस कहते हैं प्रतिबल को, और कोपिंग कहा जाता है जो आप अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं, वो कोपिंग के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस और स्ट्रेसर क्या होते हैं। स्ट्रेस हम किसी भी ऐसे फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन को कहेंगे जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसको हम फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए तनाव उत्पन्न करता है, और ये तनाव यदि लंबे समय तक रहता है तो ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। ऐसे फैक्टर्स जो तनाव उत्पन्न करते हैं उन्हें स्ट्रेसर्स या प्रतिबलक कहा जाता है, और ये स्ट्रेसर अपने नेचर के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के स्ट्रेसर्स वर्क स्ट्रेसर्स हो जाएंगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रेसर्स, पेरेंटिंग से रिलेटेड स्ट्रेसर्स, आपकी जो दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हैं वो भी व्यक्ति में स्ट्रेस उत्पन्न करती है। तो ऐसे हम लोग कहना चाहिए हम स्ट्रेसर्स से घिरे हुए हैं, और एक व्यक्ति स्ट्रेस से किस तरीके से डील करता है, कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, ये उसकी ओवरऑल वेलबींग पर बहुत प्रभाव डालता है। आप यदि सक्सेसफुली स्ट्रेस से फाइट कर जाते हैं देन यू आर हैप्पी, और यदि आप स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाते, स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये आपके व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालने लग जाता है, ये आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने लग जाता है। और यदि लंबे समय तक आपको स्ट्रेस झेलनी पड़े तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस भी हो सकते हैं। तो बेसिकली कौन सी स्ट्रेस व्यक्ति पर प्रभाव डाल रही है और किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हेल्थ साइकोलॉजी कवर करती है। इसके बाद आ जाता है मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस। मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस ऐसे फैक्टर्स को कहा जाता है जो कि व्यक्ति को स्ट्रेस का सामना करने में मदद करते हैं, यानी व्यक्ति के पास यदि ये मॉडरेटर्स अवेलेबल हैं तो वो एक तरीके से उसकी स्ट्रेस की जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। तो इसके अंदर कई सारे मॉडरेटर्स आ सकते हैं, जैसे व्यक्ति का अपना कोपिंग मैकेनिज्म, व्यक्ति की जो अपनी साधक रणनीतियां हैं वो, व्यक्ति का सोशल सपोर्ट किस प्रकार का है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, तो ये किस तरीके से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इनकी पावर को एनहांस किया जा सकता है, ये सारे फैक्टर्स भी हम हेल्थ साइकोलॉजी में कवर करते हैं। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है द पेशेंट इन ट्रीटमेंट सेटिंग। हेल्थ साइकोलॉजी में ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति जब उपचार के लिए आ रहा है तो किस प्रकार की व्यवस्था है,
क्योंकि जो हेल्थ साइकोलॉजी है उसका उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना, व्यक्ति की जो इलनेस है उससे उसे बचाना है। तो जब एक व्यक्ति ट्रीटमेंट सेटिंग में आता है, उसका चिकित्सक और चिकित्सा से संबंधित अन्य व्यक्तियों से उसका कैसा संपर्क होता है, ये चीज़ भी फर्दर उसके ट्रीटमेंट प्लान पर और ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिवनेस पर प्रभाव डालेगी। तो ये सारे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यूजिंग हेल्थ सर्विसेज, यूजिंग हेल्थ सर्विसेज से मतलब है कि व्यक्ति जो है स्वास्थ्य सेवाओं का फ़ायदा कब उठाता है, हम डॉक्टर्स के पास कब जाते हैं, हम ट्रीटमेंट के लिए कब जाते हैं। हम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए तब जाते हैं जबकि हम ये समझते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का ये क्राइटेरिया अलग अलग होता है। व्यक्ति ये निर्णय कब लेगा कि वो बीमार है, कब वो ये सोचता है कि मेरे जो सिम्टम्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं या इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उनको नकार देता है और ट्रीटमेंट लेने से मना कर देता है। कब वो ये डिसाइड करता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। और ऐसे जो जजमेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल कब लेगा। बेसिकली जब तक व्यक्ति अपने को स्वस्थ फील कर रहा है, ये इसकी जरूरी नहीं है कि वो वाकई स्वस्थ हो। तो बेसिकली एक व्यक्ति प्रोफेशनल हेल्प के लिए कब जाएगा, इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है कि जो जो पॉपुलेशन है उसमें जो बीमारियां हैं उनका वितरण समान नहीं होता, उसी तरीके से हेल्थ सर्विसेज भी सबको इक्वली अवेलेबल नहीं होती। तो कौन से इंडिविजुअल्स इजीली हेल्थ सर्विसेज अवेल कर लेते हैं, किन व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है और फिर भी वो अवेल नहीं कर पा रहे, ये सारे फैक्टर्स भी जो हैं हेल्थ साइकोलॉजी में कवर किए जाते हैं। साथ ही ये भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, ये भी स्टडी की जाती है कि हॉस्पिटल में यदि पेशेंट आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। कई बार क्या होता है, पेशेंट जो है ट्रीटमेंट के बीच में ही अपना ट्रीटमेंट छोड़ के जाने के लिए तैयार होते हैं, तो उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाए लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए। या जब कोई ऐसा केस है जबकि उसे सर्जरी करवानी पड़ रही है जो कि फैटल भी हो सकती है, तो उसको कैसे मेंटली मेकअप किया जाए। तो ये सब फैक्टर्स भी बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। इसके बाद आ जाता है पेशेंट प्रोवाइडर रिलेशनशिप। यहाँ पर जो प्रोवाइडर शब्द है, प्रोवाइडर शब्द बहुत वाइड है। इसमें इस जो शुरुआत में जो टेक केयर करने वाले फिजिशियंस होते हैं, प्राइमरी केयर फिजिशियन से लेकर स्पेशलिस्ट फिजिशियन, साथ ही नर्स हो गए, आपके वार्ड बॉय हो गए, आपके असिस्टेंट्स हो गए, हॉस्पिटल का सारा स्टाफ हो गया। तो हेल्थ केयर सेटिंग में जब भी व्यक्ति चिकित्सा के लिए जा रहा है तो वहाँ पर जितने भी व्यक्तियों के संपर्क में वो आ रहा है वो सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो जाएंगे। जबकि व्यक्ति का ट्रीटमेंट चल रहा है तो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से वो संपर्क में आ रहा है उनके साथ उसका संबंध किस प्रकार का है, ये काफ़ी प्रभाव डालता है उसकी जो ठीक हो रहा है उस पर। तो जब व्यक्ति ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है या जो हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर्स उस पर प्रभाव डालेंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव किया जाए, किस तरीके से एक जो है कैसे सेटिंग तैयार करी जाए, कैसे जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो इंडिविजुअल के साथ किस तरीके का बिहेवियर करें जिससे कि वो रोगी जो है खुद अपना मतलब हेल्थ के लिए सपोर्ट करने लग जाए, उनकी बातों को माने। तो ये सारी चीज़ें एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो देखते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव किया जा सकता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि ये जो क्या होता है कि कई बार जब व्यक्तियों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो वो
मेडिकल एडवाइस फॉलो नहीं करते या बीच में इलाज छोड़ के चले जाते हैं या अपने हिसाब से आधी अधूरी जो भी ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करता है, उनका ठीक होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्टर की सलाह को माने और उसकी राय के मुताबिक चले। तो एक पेशेंट किस किस कितना अपनी जो उसको सलाह दी जा रही है उस पर स्टिक रहे, कैसे अडहर रहे, इस पर भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट इज पेन मैनेजमेंट। पेन आपके लिए नया शब्द नहीं है। पेन का मतलब होता है दर्द, पीड़ा। लेकिन पीड़ा क्या होती है? पीड़ा बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है और एक एक ही चीज़ के लिए अलग अलग व्यक्ति में जो पीड़ा है वो अलग अलग होगी। तो फिजिकल टॉलरेंस तो होती ही होती है, साथ ही साइकोलॉजिकल भी व्यक्ति कितना स्ट्रांग है, वो इस कितना पेन फील करेगा वो उससे कोरिलेट करता है। तो कई व्यक्ति तो थोड़ी सी भी पेन में उनको लगता है कि मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो पेन है उसको रिड्यूस और एलिमिनेट किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके, या व्यक्ति जो पीड़ा रिपोर्ट कर रहा है, जो पेन रिपोर्ट कर रहा है, उसको कैसे मापा जा सके, कैसे उसकी जो फिजियोलॉजी है उसको समझा जा सके। कोई भी व्यक्ति क्यों पेन रिपोर्ट करता है, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कई बार क्या होता है, किसी चोट की वजह से दर्द होता है, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें कंटिन्यूसली पेन होता है। तो ऐसे में पेन कंट्रोल टेक्निक्स का प्रॉपर यूज़ या जो मेडिसिन्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ और साथ ही बिहेवियरल थेरेपी जो है वो देने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल एरिया में जो मेडिकल पीपल होते हैं उनकी हेल्प करते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक एंड टर्मिनल इलनेस। पहले आप क्रोनिक एंड टर्मिनल इलनेस समझ लीजिए क्या होता है। क्रोनिक इलनेस ऐसी बीमारी को कहा जाता है जो कि लंबे समय तक चल रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति की मृत्यु ही हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसे क्रोनिक इलनेस कहा जाता है। और टर्मिनल इलनेस ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है जिसमें मृत्यु संभावित है, यानी एक तरीके से व्यक्ति डेथ बेड पर ही है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी मृत्यु कब होगी। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करने में भी हेल्थ साइकोलॉजी हेल्प करता है। इसमें पहले हम ले लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ इलनेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म इलनेस और क्रोनिक हेल्थ कंडीशन ऐसी कोई भी इलनेस हो सकती है जो कि 6 महीने या लंबे समय से चल रही है। जैसे इसके अंदर अस्थमा यानी कि दमा, आर्थराइटिस, गठिया, कैंसर आपको पता है, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, शुगर, क्रोनिक पेन, लंबे समय तक जो पेन चल रहा है, या हार्ट डिसीजेज, ये सारी क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस के अंदर आ जाती हैं। यानी ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। और टर्मिनल इलनेस या एंड स्टेज डिसीज ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है जिसको पूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता और संभावना ये है कि व्यक्तियों जो भी जिसको भी टर्मिनल इलनेस है उसकी मृत्यु ही होगी। तो बेसिकली ये अपने आप में बहुत मुश्किल है ऐसे पेशेंट्स के साथ हैंडल करना, क्योंकि व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहते रहते परेशान होने लग जाता है। और साथ ही यदि व्यक्ति को जैसे टर्मिनल इलनेस के बारे में पता लग जाए कि मुझे क्या बीमारी है, तो उसके रिस्पॉन्सेज नेगेटिव होने लगते हैं, वो जीने की उम्मीद छोड़ने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ किस तरीके से इनको मैनेज किया जाए, कैसे इनको एक तरीके से इनकी हैंडलिंग करी जाए, कैसे इनकी जो बिहेवियर है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं
हेल्थ साइकोलॉजी में कवर किए जाते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर सकते हैं, और यदि कोई लंबे समय से बीमार रहने के कारण किसी तरीके की डिसेबिलिटी डेवलप हो गई है तो वो उनका रिहैबिलिटेशन किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे उनका पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा सकता है। और इसके अलावा उनके इंटरेक्शन, जो दूसरे व्यक्तियों से जो उनका संबंध है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सभी लोग हमारे साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, सभी का व्यवहार उनको बनावटी लगने लगता है, सिंपैथेटिक लगने लगता है, या उल्टा भी हो जाता है, उन्हें लगता है कोई हमारा ध्यान नहीं रखता। तो ऐसे व्यक्तियों की जो इंटरैक्टिव जो बिहेवियर होता है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, पर्सनल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, फैमिली के जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ उनके बिहेवियर पे असर पड़ने लगता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल इश्यूज इन मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक एंड टर्मिनल इलनेस। तो बेसिकली क्या है कि देखिए, ये हमको सबको पता है कि मृत्यु तो आनी है, हर एक व्यक्ति ने मरना है, लेकिन जब व्यक्ति लंबे समय तक ऐसी फिजिकल कंडीशन से जूझ रहा है जो ना तो जीते बन रहा है ना मरते बन रहा है, तो उसमें स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो लगातार दर्द से जूझ रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इंडिविजुअल में डिप्रेशन डेवलप होने लगता है, उसका जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होने लगता है, वो निरंतर उसमें चिंता रहने लगती है। और यदि व्यक्ति की एज कम है तो उसे अपनी फैमिली की और इन सब चीज़ों की बहुत उनमें तनाव होने लगता है कि कैसे लाइफ चलेगी। तो इस समय क्या है कि अलग अलग स्टेज पर, जैसे क्रोनिक कंडीशन में तो चलिए उनको बेसिकली जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का फंक्शन रहेगा वो मैनेज करना रहेगा, उनको फर्दर लाइफ के लिए तैयार करना और कैसे अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उससे डील करना सिखाया जाएगा। लेकिन जो पेशेंट जो टर्मिनल इलनेस जिनको है, जो मतलब एक तरीके से डेथ बेड पे हैं, उनको मृत्यु के लिए तैयार करना, उनको मतलब मेंटली प्रिपेयर करना, एडजस्टमेंट लेवल उनका कि जो लाइफ आपकी अभी है उसे तो आप एंजॉय करो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं और ऐसे व्यक्तियों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी फैमिली थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। तो इस तरीके से हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है ये सारी केयर प्रोवाइड खुद भी करते हैं और जो जो आपका मेडिकल एनवायरनमेंट है, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको भी असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट दो पॉइंट्स हैं जो मैंने इकट्ठे ले लिए हैं। ये जो आपने क्रोनिक डिसऑर्डर्स और जो टर्मिनल इलनेस पढ़ी आज के दौर में, उसके अलावा ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि एक तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और जितना व्यक्ति का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उनसे प्रभावित हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ये भी देखते हैं कि किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जाए और इनको रोकने में सहायता करी जाए। जैसे हार्ट डिसीज आप जानते हैं, हृदय रोग, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, दौरा पड़ना एंड डायबिटीज़, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये एक तरीके से हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट हैं। हम क्या खा पी रहे हैं, हमारा पूरी दैनिक चर्या क्या है, हम कितनी हमारा जो पर्सनालिटी जो स्टाइल है, हम कितने आक्रामक हैं, हम कितना टॉलरेंट हैं, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हमारी फिजिकल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, वोकेशनल, इकोनॉमिकल स्टेटस किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें हमारे जो है स्ट्रेस लेवल को हाई करती हैं। और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस ओरिजिनेटेड है। तो आप किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें
कंट्रोल करने में एंड मैनेज करने में हेल्थ साइकोलॉजी हेल्प कर रहा है। साथ ही जो सेकंड जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, एड्स, कैंसर एंड आर्थराइटिस, ये ऐसे प्रॉब्लम्स है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी से मतलब है जो बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी प्रभावित हो रहा है। यदि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो कैसे उसे नॉर्मल लेकर आया जाए। इसके अलावा एड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, साथ ही कैंसर होने पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स व्यक्ति को हो सकती हैं और आर्थराइटिस के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये सारे नए तो नहीं कहना चाहिए, ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कॉमन हो चुकी हैं, हमारे चारों तरफ कोई ना कोई पीड़ित व्यक्ति मिल ही जाता है। तो इनके पीछे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं? ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इनके सिम्टम्स तो आपको फिजिकल दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इनको एग्रीवेट कर रहे होते हैं, इन्हें बढ़ा रहे होते हैं। तो किस तरीके से उनको मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इंटरवीन किया जा सकता है, इस सब पर भी जो है हेल्थ साइकोलॉजी काम करती है। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हेल्थ साइकोलॉजी के उद्देश्य क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। थैंक यू फॉर नाउ।